नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। प्रोग्राम 4 यू में आपका खैर मकदम करता हूँ। कुछ बड़ी ख़बरों के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। बड़ी ख़बरें ये हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं कि बाबरी मस्जिद पर फैसला आ चुका है। तमाम जितने भी इसमें लोग थे सबको बरी कर दिया गया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और एक बड़ी ख़बर ये भी है कि आर्मीनिया को और अज़रबैजान के बीच में जिस तरह की वार चल रही है, नाज़रीन आप सब तक पहुंच रहे होंगे अपडेट्स। इसमें बड़े मोमेंट ये हैं कि एक तरफ आर्मीनिया दावा कर रहा है कि उसने एक तुर्की का F-16 मार गिराया है। अज़रबैजान दावा कर रहा है कि उसने रशिया द्वारा प्रोवाइड की गई आर्मीनिया को जो S-30 वायु जिसको एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरी तरफ ये एक बड़ी खबर जो तमाम देश में इंटरनल आपको मिल रही होगी कि एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ है, मैं उस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, मगर जिस तरीके से रातों रात खबर यही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि उनको जला दिया गया है, जबकि उसके परिवार के लोग शायद ऐसा नहीं चाहते थे। रोकने की बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सी आपको खबर आप तक सभी चैनलों पर मेरे ख्याल से पहुंच रही होगी। यहाँ मैं जो नाज़रीन बात करने वाला हूँ उसमें यही इम्पोर्टेंट है कि थोड़ी सी तफसील में पहले आर्मीनिया अज़रबैजान को लेकर कर दूँ कि यहाँ तनाव बढ़ता जा रहा है और अगर तुर्की के हथियारों की और रशिया के हथियारों के बीच में, यानी सुखोई 30 को मार गिराने का दावा किया जा रहा है अज़रबैजान के द्वारा, और एक तरफ F-16 मार गिराने का दावा किया जा रहा है आर्मीनिया के द्वारा, एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय करने का दावा किया जा रहा है अज़रबैजान के द्वारा, और इसमें खुली जो एक समर्थन है वो तुर्की की तरफ से जो बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया गया है अज़रबैजान के साथ है। कहानी बहुत लंबी है। जब ये नागोर्नो काराबाख जब अपने आप को अनअप्रूव्ड स्टेट डिक्लेयर किया था, अभी अप्रूव्ड तो कहीं से भी नहीं था, एक ट्रीटी ज़रूर हुई थी इनके बीच में, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ तुर्क मूल के और अज़रबैजानी मूल के काफ़ी लोगों की शहादतें हुई थी 1991 में, 1994 में वो संधि एक छोटा एक ट्रीटी उसे कह सकते हैं होने के बाद ये मामला रुक गया था कुछ दिनों के लिए। यहाँ आर्मीनियाई मूल के लोग जो हैं इस वक्त ज़्यादा आबाद हैं और यहाँ काफ़ी कैजुअल्टी हो रही है। अभी खबर यही आ रही है कि दोनों तरफ से बमबारी जारी है और ये हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये धीरे धीरे शायद बहुत हालात ख़राब भी हो सकते हैं, चूँकि यहाँ अगर दो अलग अलग खेमों के हथियारों का डेमोस्ट्रेशन या उनको एक दूसरे की को नुकसान पहुँचाने की अगर कार्रवाई की जाएगी तो फिर ये मामला दूसरी तरफ भी जा सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि तमाम हथियार बनाने वाले देश अपने हथियारों से बेहद प्यार करते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि उनके व्यापार का मुख्य जो है ये स्रोत है। तो उसको बचाए रखने के लिए, अब उसकी इज्जत बचाए रखने के लिए दोनों तरफ से हथियार प्रोवाइड किए जा सकते हैं और ये मामला बहुत आगे तक भी जा सकता है। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, आज नहीं बल्कि आज ही करनी चाहिए थी, मगर हम आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अहम मसला जो है वो, दो अहम मसले हैं आज। एक तो ये है कि एक दलित लड़की को लेकर जिस तरीके से देश में इकबाल देखा जा रहा है, संतोष देखा जा रहा है दलितों में, वो है। दूसरा जो कोर्ट का फैसला आया है जो बाबरी मस्जिद को लेकर बरी कर दिए गए हैं, अब इसको आप कोर्ट के फैसले पर आप कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे स्टेट में आप इस वक्त मौजूद हैं और हमारा ये कानून है कि हम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, कोई बात कह ही नहीं सकते हैं। कोर्ट चाहे जो फैसला दे वो कोर्ट की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमें आज बात करनी थी इस तमाम पहलू को देखने के लिए कि हम आज यहाँ कैसे पहुँचे और अब हम
कहाँ पहुँच सकते हैं, शायद इसकी फ़िक्रमंदी पर मैं बात करूँगा। मैं रिवायती ख़बरों की डिटेल आपको सुना सकता हूँ, डिटेल बताकर, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बच्चे की ड्यूटी लगेगी, वो सारा डाटा तारीख वाइज निकाल के आपको दे देगा। वो खुद भी आप बड़े आराम से इंटरनेट पे किस दिन किस तारीख में क्या हुआ, ये गूगल में आप खोज सकते हैं। ये कोई मेरे ख्याल से अब लुका छुपा कारनामा नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल होता है, आप गूगल पर जाते हैं, आप टाइप करते हैं, जो भी तारीख, जो भी डाटा आपको चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो इसमें मेहनत करने के बजाय, या फिर ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बताऊं, शायद मैं वाजिब नहीं समझता। और अगर मैं अभी वो जो केस हुआ है दलित लड़की का, उसको लेकर उसकी डिटेल और तफसील में जाऊं, उसकी कहानियां बताऊं, तो फिर मैं ये समझूंगा कि दोनों ही मामलों में मैं दरअसल ट्रैप में आ गया हूं। क्योंकि जो ये खेल खेल रहे हैं वो इसी ट्रैप में हम सबको फंसाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आपको ये बता दें कि नेपाल और भारत के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, काफ़ी तनातनी है। और चाइना के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान के साथ भी तनाव से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये तमाम सूरत हाल जो हैं वो अब आप मीडिया स्ट्रेटजी में लगातार ये नेगेटिव हो रहा था कि आप किसी तरीके से सिर्फ फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस ही चलाते रहें, कुछ और नया मैटर आपके पास ना हो। तो क्योंकि बिहार में चुनाव है, पूरे देश में बहुत सारी सीटों पे उपचुनाव भी हैं, उनको भी देखना है। और ये एक टेस्ट भी होगा कि क्या वो असर ख़त्म हो गया है या फिर नशा बरकरार है। चाहे हमारी लाखों एकड़ ज़मीन को ख़तरा हो और चाहे हमारी हज़ारों किलोमीटर ज़मीन को ख़तरा हो, मगर एक ज़मीन के टुकड़े को हम अपने ही देश के अंदर इस तरह से फतह और हार का कारण बनाएं, तो शायद इसके पीछे एक सोची समझी बात ही हो सकती है। अलबत्ता ये जो सब कुछ हो रहा है वो आप नाज़रीन जानते हैं। हम पर पाबंदी है कि हम कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से कानूनी कोई दावपेच जो है वो हमारे सामने आ जाए और हम जितनी बातें आपसे कर पाते हैं उतनी बातें भी ना कर पाएं। मसला ये है कि दरअसल अगरचे मैं आपको लेके चलता हूं पहले ये बताने के लिए कि आज दलित और मुस्लिम की इस देश में ये हालत क्यों है। जबकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम एक आंकड़े को माने कि 14% या 14.5% मुसलमान हैं, और एक आंकड़े के मुताबिक 22% से ज़्यादा तो पूरे देश में जो है वो सिर्फ दलित हैं, और पिछड़े जिनको मेरे ख्याल से दलितों के आसपास ही समझा जाता है, उनकी तादाद मिलाकर 50% से ऊपर हो जाती है। यानी कि 60-70% के रेशो में जो लोग हैं वो कहीं नज़र नहीं आते हैं, और कुछ चंद लोग जो अपनी इच्छाओं के अनुसार देश में तमाम जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। क्या ये लंबे समय तक संभव है? मैं कहता हूँ हाँ, संभव है। चूँकि इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ, हिस्ट्री की तरफ ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको याद करना चाहिए कि जब ये देश जो है अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो मुट्ठी भर अंग्रेज़ होते थे जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता था, सिर्फ इतने अंग्रेज़ होते थे। यही दलित, यही मुस्लिम, यही दूसरी बिरादरी, स्वर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, जितनी भी जातियां थी इस देश में मौजूद थी, सभी की सभी, इनमें से कोई कहीं नहीं गया था, और फिर भी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। यहाँ एक बात और आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूँ, रिमेंबर करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम को फोर्थ व्यू यानी चौथा नज़रिया कहता हूँ। और इसीलिए मैंने अपना स्लोगन, आप जानते हैं कि बेसिकली इस प्रोग्राम का क्या है, कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। तो सवाल ये है कि आप इसे समझे ना समझे, ये आप पर मुनसर है। मेरी तमाम कोशिशें आपको आगाह करने के लिए है, मेरी तमाम कोशिशें आपको ये रहती है कि मैं सही वाज़ेह जो सच है वो आपको बताऊं। भले इससे आप मुझसे खफा रहें या खुश रहें, इससे मैं बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि सच बात बहुत कड़वी होती है, बहुत बुरी भी लगती है। तो बहुत सारे लोग खफा हो जाते हैं, तो अब
अगर मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ तो आपके खफा होने से बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को डांटते वक्त इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि बच्चा बहुत नाराज़ हो जाएगा, बल्कि कोशिश करते हैं कि कुछ सुधार पैदा हो। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको इतिहास में इसलिए याद दिला रहा हूँ कि सत्ता जिसके पास होती है उसके पास पैसा होता है। जिसके पास पैसा और सत्ता यानी कानून भी उसी के हाथ में हो, फोर्स भी उसी के हाथ में हो और पैसा भी उसी के हाथ में हो, तो अब दुनिया उसी की है, चाहे वो जितना छोटा क्यों ना हो। इसमें दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको इजराइल का भी देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे तो ये तमाम जातियाँ जो आज बहुत बहादुर बन रही हैं, कल बिल्कुल खामोश थी, चुप थी, कहीं से कोई आपको बहुत बड़े किरदार नज़र नहीं आएंगे, अलबत्ता हम गुलाम थे। जिनके पास सत्ता थी, पैसा था, उनके पास ताकत जुटाने के संसाधन में से हमारे ही बीच में से मुस्लिम, दलित, स्वर्ण सभी जातियों के लोगों को उस भर्ती किया जाता था। उन्हीं की फोर्स में हमारे लोग काम करते थे और हमारे ही हिंदुस्तानी भाइयों पर जो अंग्रेज चाहते थे, जिस तरह का जुल्म चाहते थे, उस तरह का वो लोग करते थे। इसमें अंग्रेज अपने हाथों से किसी को जुल्म करने के लिए इक्का दुक्का वाक़ा हो सकता है, मगर ये तमाम थ्रेड, तमाम दमन, तमाम कुचलना, तमाम सब कुछ हम भारतीयों में से ही लोग कर रहे थे। यानी ये मान लेना चाहिए कि सत्ता की पावर जिसके हाथ में होती है, ताकत जिसके हाथ में होती है, वो भले ही बहुत कम क्यों ना हो, आप उनसे निजात नहीं पा सकते। और ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि हमने लड़ के हिंदुस्तान हासिल कर लिया था या फिर हमने सत्याग्रह के चलते ही हिंदुस्तान हासिल कर लिया था। मैं दोनों बातों को आज डिनाई करता हूँ। बिल्कुल साफ वाज़े तौर पर जब 1941-42 में यूएन के गठन की चर्चा हुई, 43 में 3 देशों को बनाया गया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी बम गिराने के बाद अमेरिका के फिनिश्ड हो गया, हिटलर दुनिया से निजात पा गया। उसके बाद जो है ये तमाम देशों ने, जिनके पास चाहे वो पुर्तगाल हो या फिर फ्रांस हो या फिर ब्रिटानिया हो, इन तमाम देशों ने अपनी कॉलोनियों को आज़ाद किया और वहाँ एक नए सिस्टम को लॉन्च किया जिसका नाम लोकतंत्र, लोकशाही, डेमोक्रेसी, बहुत सारे धोखा शब्द जो है वो आपको मिलेंगे। इस तरह की चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जो पहले से बहुत कम कहीं ना कहीं देखने को आता था, मगर वो अलग तरह के मॉडल होते थे, ये मॉडल नहीं थे। इसको पूरी तरह से प्लांटेशंस और चीज़ों को आगे बढ़ाया गया और दुनिया में नए सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया और सभी देशों को, देखिए जहाँ पर फाइट नहीं हो रही थी, जहाँ पर कोई सत्याग्रह भी नहीं हो रहा था, वो देश भी आज़ाद हुए थे। चूँकि आप इंडोनेशिया, मलेशिया और ऐसे बहुत सारे देश थे, 50 देश थे जहाँ पर कोई झगड़ा नहीं था, चुपचाप कॉलोनी में जी रहे थे, उन सबको आज़ाद किया इंग्लैंड ने और फ्रांस ने और ब्रिटेन ने उनको छोड़ दिया। तो अब एक पुर्तगाल के हाथ में होता था साउथ अफ्रीका में मुट्ठी भर लोग थे जो राज करते थे, गोरे, और वहाँ के 80 से 85% बल्कि 90% तक जो वहाँ के मुकामी लोग थे वो जानवरों की तरह काम करते थे, उन पर जुल्म ढाए जाते थे, उनको रेस्टोरेंट में नहीं बैठने दिया जाता था, उनकी जो जलालत होती थी ये हमारी आंखों के सामने तक मौजूद था। और मेरे अपने पहले पासपोर्ट पर लिखा हुआ था कि अब साउथ अफ्रीका को छोड़कर मैं कहीं भी दुनिया में जा सकता हूँ, ये हमारे पासपोर्ट पर भी लिखा जाता था। फिर हमारे सामने उसने आज़ादी पाई, आज़ादी हुई। वो आज़ादी भी नेशनल मंडेला ने कोई आंदोलन के जरिए हासिल की, मैं उसको भी डिनाई करता हूँ। ये आपको इतनी कड़वी बातें आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनके हाथ में सत्ता होती है उनसे सत्ता लड़कर लेना, ताकत हासिल करके लेना, मुझे नहीं लगता कि इसको हम लोग जो है सही एंगल से देखते हैं। यहाँ आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि हम आज की तारीख में एक बड़ा प्रचार चल रहा है, चाहे वो पड़ोस के चैनल हों या दूसरे कुछ इस तरह के ख्याल रखने वाले लोग भी हों, कि अफ़गानिस्तान ने लड़कर जो है तालिबान ने वो फतह हासिल कर ली है। मैं बिल्कुल इसको भी डिनाई करता हूँ। जब तक अमेरिका ने चाहा तब तक वहाँ रुके,
अमेरिका के मात्र 5,000, 7,000, 6,000 फौजी वहाँ हुआ करते थे और यहाँ लाखों तालिबान मौजूद थे, मगर वो कुछ नहीं कर सके और वो आज निकल कर वहाँ से जा रहे हैं और अपनी हंसी खुशी जा रहे हैं। अलबत्ता नुकसान का कंपेयर करोगे तो अमेरिकी नुकसान 1% भी नहीं, अफगानिस्तान खंडर बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ गन की बदौलत, ताकत की बदौलत कोई सत्ता हासिल की जा सकती है? ये इस तरह के प्रोपोगंडा के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है, आज दुनिया बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। अगर आपके पास अपनी तकनीक है, यही सब मैं क्यों कह रहा हूँ कि उस वक्त भी अब अगर एक आधुनिक हथियार लेकर ब्रिटेन के लोग आए थे, हमारे पास सिर्फ तोप और कुछ पुरानी तरह की बंदूकें थी, उनके पास नए नए हथियार थे जिनकी वजह से भारत के लोगों को हारना पड़ा था। हथियार जिसके हाथ में होता है, दुनिया को उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। अमेरिका के परमाणु अटैक के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया ने सरेंडर किया और सिंगल ताकत के तौर पर तस्लीम कर लिया, जबकि बड़ी जंग और लंबी जंग अगर किसी ने लड़ी थी तो वो रशिया था। मगर जिसके पास आधुनिक हथियार होते हैं वही अपने आप को सर्वोपरि घोषित कर देता है। इसी तरह एक मीनार बनाते चले आइए, यानी छोटे से छोटी जगह पर जहाँ जो भी मौजूद होंगे लोग, चाहे वो जितने भी हों, जिनके पास वेपन होंगे वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं और जब चाहें, जब तक चाहें वो राज कर सकते हैं। जब वो छोड़ना चाहेंगे वो उनकी मर्जी पर निर्भर करती है। ये कड़वी बातें हैं, आपको बर्दाश्त करनी चाहिए। थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इजराइल नाम का एक देश, जिसे बहुत सारे देशों से आज भी मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसे वो कई देश हैं जो उस देश को आज भी देश नहीं मानते हैं, कई देशों ने जो है वो मान्यता नई दे दी है। यहाँ आप देखेंगे कि मात्र 80 से 85 लाख की आबादी का एक देश, जिसकी ज़मीनी टुकड़ा भी इतना छोटा है कि हमारे यहाँ ऐसी इतनी लंबाई चौड़ाई के बहुत से शहर मौजूद हैं, एक शहर मौजूद है। तो इतना छोटा सा देश पूरी दुनिया में अपने आप को ताकतवर कहता है, मनवा रहा है, लोग उसकी बात तस्लीम कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, तरले कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, जो वो चाह रहा है वो कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आप देखेंगे कि तुर्की 8 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, सऊदी अरब की भी अच्छी खासी आबादी है, ईरान की भी जो है वो कई करोड़ की आबादी है। ये तमाम बड़े देश जो अपने आप को आधुनिक, ताकतवर, पैसा भी सब कुछ होने के बावजूद तो वो कभी भी इजराइल के सामने टिक नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए, इसलिए कि उन लोगों ने अपने आप हर शख्स पर, हर यहूदी शख्स पर जो इजराइल का नागरिक है, उसका फौज में शामिल होना, उसका ट्रेनिंग लेना, उसका साइंटिस्ट होना, उसकी एजुकेशन पर 100% जो है अखराजात करना, ये यानी कि दुनिया की आधुनिकतम तकनीक को अपनाना और फिर उस तकनीक को आगे लेके जाने पर उन्होंने जिंदगी भर काम किया। और आज वो मात्र 80-85 लाख, जिनकी मतलब हमारे यहाँ इतनी आबादी के बहुत से शहर हैं, इतनी आबादी को हम काउंट भी नहीं करते हैं, मगर वो दुनिया की ताकत है। दुनिया उनके सामने झुकती है, मदद मांगती है, उनकी तरफ निगाहें उठाकर देखती है कि किसी तरह हमारी मदद की जाए, जबकि दुनिया का 70% पैसे का जखीरा रखने वाला सऊदी अरब भी उसके सामने इस वक्त मजबूर है, यूएई भी। या ये जो मैं आंकड़ा आपको पेश कर रहा हूँ ये हकीकी आंकड़ा है, इसको अलबत्ता जो है वो अलग तरीके से मैनिपुलेट कर भी लोग बता सकते हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, कि आबादी आपकी कितनी है कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो 200 करोड़ हो या सिर्फ 80 लाख। आप में काबिलियत कितनी है, आपको किसने गुमराह किया है, आपकी लीडरशिप कैसी है, आपके स्टेट आपका भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा कोई थिंक टैंक पूरे बर्रे सगीर में मुझे कहीं नजर नहीं आता। मुस्लिम कौम मुझे भटकी हुई नज़र आती है और दलित कौम खास तौर से ये भी जो है वो कोई बहुत अच्छे ट्रैक पर हो मुझे नज़र नहीं आती है। और उसकी दोनों की वजह पर अब मैं थोड़ा सा, चूँकि प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता हूं कि आपके साथ बेसिक प्रॉब्लम है क्या। एहसास से कमतरी का शिकार और धार्मिक बर्तरी का शिकार जो एहसास है आपको, ये दोनों चीजें
आपको जीने नहीं देती, आपको आगे बढ़ने नहीं देती। एहसास कमतरी इसलिए कि एक तरफ जब तुम अपने ही लोगों में बैठते हो, दलित दलित में, मुस्लिम मुस्लिम में, जब अपने लोगों के बीच में बैठते हो तो आप कंपेयर करते हो कि हम में से हम सबसे बेटर हैं कि नहीं हैं। आप लोग कभी मीनार नहीं बनाते हैं, मीनार बनाते भी हैं तो मीनार बनाने की मैं क्या बात की थी, मैंने क्यों कई बार अपने प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि आप लोगों को प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, अपने लोगों के बीच में छोटा छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, इस तरीके से एक रूटीन आपको खुद ही करना चाहिए। ये एक षड्यंत्र है तुम्हारे खिलाफ जब तुम कहते हो कि हम सब बराबर हैं। आज आप देख रहे हैं कि इमाम काबा की तरफ से भी कहा जाता है कि हमें अपने हाकिमों का हुक्म मानना चाहिए चाहे वो जो करें। तो इसका मतलब जो है आपको अब से पहले तक पिछले 200 साल सिर्फ ये बताया गया कि आप सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ ये बात आपको बताई गई, आपको हाकिमों का हुक्म भी मानना है। हाकिम कब होगा? जब आपसे आपका हाकिम होगा, यानी कि वो हुक्मरानी कर सकता होगा। हुक्मरानी के इस कंसेप्ट को ही तुम्हारे दिमाग से निकाल दिया गया था और आधी बातें बताई जाती थी, आप लोगों उसको नहीं समझ पाते थे कि ये षड्यंत्र क्या है। खेल बड़े छोटे छोटे से होते हैं और पूरी की पूरी कौमों को तबाह कर देते हैं। आज 200 करोड़ मुसलमान तबाह हैं। 200 करोड़ कहां है? कहीं नहीं है। यहां आप देख रहे हैं जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ये सब कुछ बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि कड़वी सच्चाई ये है कि एक धोखे जैसा है सब कुछ। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हम तकनीकी तौर पर, एजुकेशन के तौर पर जो हमने नई नई इजाद करनी है उनके तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, तो हम एहसास से कम तरीके शिकार हो जाते हैं। हमें असलियत आईना हमारे सामने होता है, हमको पता चलता है कि हम कहीं मौजूद नहीं हैं, हमारा कोई प्रेजेंस नहीं है किसी भी चीज़ में। हालांकि बहुत सारे लोग जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो दलील देंगे, इक्का दुक्का कहीं पर जो है वो कुछ उठा के लाएंगे, बहुत सारी तनकीदें भी करेंगे, क्योंकि इससे तुम बाहर आ नहीं सकते कभी भी। मैं उम्मीद भी नहीं रखता हूँ तुम लोगों से, मगर आईना दिखाना मेरा फर्ज है, वो मैं दिखाऊंगा। वो तुम्हारी भाषा में यही बता रहा हूँ कि वो आपस में अगर कोई आपको कितना भी शोध करने के बाद, कितनी भी प्रैक्टिस करने के बाद, किसी भी एजुकेशन के लेवल पर पहुंचने के बाद जब आपको कहेगा, अगर मुसलमान आपको कहेगा तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में बसा दिया गया है। यही तुम्हारी तबाही का कारण है, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण है कि तुम एक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दूसरे को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम्हें इल्मी गुरूर इतना ज्यादा है, इल्मी गुरूर इतना ज्यादा है कि तुम में से हर किसी को लगता है कि तू ही सबसे बड़ा आलिम है और तुझसे बड़ा कोई आलिम धरती पे हो नहीं सकता। इसलिए तेरे फाटक के दरवाजे जन्नत के खुले हैं और जब अपने अंदर देखते हो तो तुमको पता चलता है कि हम गुनाहगार हैं, जन्नत वन्नत पता नहीं कैसे मिलेगी, ये असलियत भी तुम जानते हो, तो यहां से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। बाहरी तौर पर तुम्हारा गुरूर जो है वो सामने तुम्हारे पटल पर आता है, और जब रियल कामयाब लोग जिन्होंने इजाद किए, जिन्होंने इन्वेंशन किए, जिन्होंने प्रैक्टिकल जो है सरकारों को, सत्ताओं को कब्जे में किया, जब वो सामने आते हैं तो तुम्हारा सर शर्म से झुक जाता है, तुम्हारा दिल बुझ जाता है, कमजोर हो जाता है। तुम हो कमजोर, तुम झुक जाते हो और तुम उनको तस्लीम करते हो वहां जहां तुम्हें अपनी कम्युनिटी या अपने लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि कम्युनिटी को बंटना चाहिए था, बेसिकली तो ये डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए था कि हमको जो है, जहां तक मजहब या धर्म जो भी है वो हमारा निजी मसला हो सकता था। इंसानियत को खूबसूरत बनाने के लिए, दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए मिलजुल कर हमें सबके साथ काम करना चाहिए था। कभी दलित और मुस्लिम भी उसी तरह से साथ कभी नहीं बैठे जिस तरह से उन्हें बैठना चाहिए था। हजारों साल में जो है मुसलमानों ने दलितों के साथ कोई इस तरह का राब्ता नहीं किया। उनको लगता था कि जो इस देश के स्वर्ण जाति के लोग जो एक खास मानसिकता को मानते हैं, जो दलितों को अछूत मानते हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए इंसान जाति के, जिन्हें हम जो है दलित कहकर भी एक अजीब सी स्थिति में पैदा हो जाते हैं, यानी दबे कुचले, दलित मतलब दबे कुचले लोग। हालांकि खास जातियों को जो है वो एक ऐसी स्थिति में लाया गया जहां पर उनको उनसे नफरत की जाती थी, छुआ नहीं जाता था, और उनके साथ मुसलमानों ने भी उनको अपने चंद मुट्ठी भर, जो 5 से 10-15% होंगे, उनको खुश करने के लिए तमाम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि यहाँ जो आज राज कर रहे हैं वो लोग चाहते थे। यानी कि आज आप धीरे 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 ऐसी स्थिति में आ गए कि आप
के सामने आसमान है, ज़मीन है, समंदर है, सब खड़ा है और आप बेसहारा हैं, यतीम हैं, आपका कोई नहीं है, आप किसी को फरियाद नहीं लगा सकते। और ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे लोगों ने तुमको डाला है कि दुनिया में से कोई देश आएगा, मुल्क आएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम एक हो, पूरी सफ़े तुम्हारी एक साथ खड़ी है, पूरी दुनिया में जो है वो अहले इस्लाम कलमे के शरीक के सब साथ आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा झूठ, बेवकूफ़ी भरी बात तुमको बहकाने के लिए की गई, तुमको धोखा देने के लिए की गई, तुमको बर्बाद करने के लिए की गई और आज भी की जाती रही है, आगे भी की जाएगी। और वो झूठ बोलते हैं, झूठ, फकत झूठ। आप देख रहे हो कि फ़लस्तीन में कौन मदद करने के लिए गया? ये तमाम, आज इजराइल ताकतवर हो गया, कल इजराइल ताकतवर नहीं था। कल जब उनको बसाया जा रहा था वो ताकतवर नहीं था, तब भी इन देशों ने जाकर मदद नहीं की, उनको बचा नहीं पाए, तब अपनी सल्तनत उस्मानिया को बचा नहीं पाए। तमाम अलग अलग देशों में इस तरह के वाक़ये होते रहे। कभी एक मंच पर मुस्लिम एक जगह खड़े होकर आए हों, ऐसा नहीं है। ओआईसी ने मिलकर कोई पूरे दुनिया में कोई एक भी काम किया हो, आप रिमार्केबल आप बता नहीं सकते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे झूठों में आपको फंसाया जाता रहा। अब भी वक्त है, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं बहुत बातें कहना चाहता था। अब भी ये वक्त है कि आप तरक्की की तरफ बढ़ें। आप ये समझ लें कि एक पार्टी है दलित भाइयों की, उसमें से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर टिकट बांटा जाता है, यानी उनके पास 16% वोट होते हैं। 16% वोट को वो सेल आउट करते हैं। एक तरह से ये कहते हैं कि दूसरी किसी भी धर्म जाति में जो 20-22% वोट की हो, वहाँ पे टिकट लीजिए, हमको पैसे दीजिए, आप जो है आगे बढ़िए और आप चुनाव जीतिए, हमको चंदा दीजिए, आप चुनाव जीतिए, और चुनाव जीत कर चले जाते हैं। मगर बात उसकी चलती है जिसकी पार्टी होती है, यानी जिसकी पार्टी होगी हुक्मरानी उसी की चलेगी, बात उसी की मानी जाएगी। इसी तरह एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अगर कभी इस बिखरी हुई कौम ने भी एक कोशिश की होती तो ज़रूर कामयाब होती। अब भी अगर कोशिश करना चाहोगे तो हम ज़रूर आपका साथ देंगे। प्रोग्राम का शायद वक्त जो है वो ज़्यादा हो गया है। इंशाल्लाह ये बात, अगर फिर आपने इस बात का इजहार किया कि इस विषय पर बात की जाए तो मैं अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात करूँगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 4 TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।